अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। हकीकी आज़ादी की मंजिल कुछ और दूर हो गई है, बल्कि यूं कहा जाए तो भी गलत ना होगा कि हकीकी आज़ादी का ख्वाब अब मुकम्मल तौर पर शायद चकनाचूर हो गया और अब उसकी किरचियाँ रावियान रिवायत को रुलाने के काम आया करेंगी। वो जिन्हें बड़ी उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप आवेगा और बारात सजावेगा, उल्टा ही हो गया है। अब फॉरेन अफेयर मैगज़ीन के बाद डिप्लोमेट भी पाकिस्तान के और पाकिस्तानी क़यादत के आला तरीन क़यादत के गुण गाने लगा है। पाकिस्तान को हालिया सूरत हाल में विनर की हैसियत हासिल हो चुकी है, ये लिखता है द डिप्लोमेट, जिससे जाहिर है कि कुछ लिखवाया तो नहीं जा सकता, इसलिए खातिर जमा रखें सामने वाले। बताया गया है कि भारत, यानी यूँ कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात के उस साबिक कस्साब का भारत, जो आज क्रिसमस ईव पर मुसलमानों के बाद अब मसीहियों को फतह करने में मसरूफ़ है। वहाँ के मैं अभी एक लीडर का पढ़ रहा था, उसने कहा कि हमें मुसलमानों की तरह 4 बच्चे पैदा करके और मुसलमानों का मुकाबला करना चाहिए। जब इस तरह के रोशन दिमाग अपना इक़्तिदार में मुँह काला कराएंगे तो फिर भारत अगर लूज़र ना होगा तो क्या होगा। मैं मोदी पर बहुत लंबी तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन आज ये मकसद नहीं है। आज मेरे साथ 2 ज़बरदस्त किस्म के मेहमान बज़ात खुद मौजूद हैं। एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ सर। साथ ही साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और ताल्लुक़ात हैं अहमद हसन अल-अरबी साहब। अहमद साहब सर, आपको भी प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊँगा। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आपकी वक्त का मैं अज़द मशकूर हूँ। ये मुझे बताइए, मैंने जो मुख्तसर सा इंट्रो दिया है, ज़ाहिर तमहीद बांधने की ज़रूरत कोई नहीं है, आप वेल अवेयर इंसान हैं माशाअल्लाह। हुजूर वाला पाकिस्तान की इस विनिंग स्टेटस पर आप क्या कहेंगे? भारत पर भी इंशाअल्लाह ताला आते हैं। जी बिल्कुल, देखें, जब भी कोई साल ख़त्म होने को आता है तो मुख्तलिफ जरीदे जिसमें कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक तमाम एनालिसिस करते हैं कि 2025 का साल स्ट्रेटजिक लेवल पर मुख्तलिफ ममालिक के लिए, मुख्तलिफ खित्तों के लिए, लिहाजा 2025 के इख्तिताम पर अब से एक हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो वाशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले, और उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स और आज द डिप्लोमेट और फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो पाकिस्तान की पजीराई हुई, उस पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देनी चाहिए। स्पेशली हमारी जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल क़यादत है, ये उनकी वजह से कि आज हम पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। जो तकरीबन जनवरी फरवरी तक हमें पाकिस्तान को मुख्तलिफ सोशल मीडिया और इस तरह के दूसरे अनासर जो हैं वो दुनिया में हमें शक की निगाह से जो देखा जाता था, अब वो शक की निगाह जो है वो रश की निगाह में तब्दील हो चुकी है। और उसका मेन कैटलिस्ट, जैसे कि आज डिप्लोमेट ने भी लिखा कि वहाँ पर जो मई 2025 के अंदर ऑपरेशन बनाना महसूस के दौरान हमने जो ऑपरेशन सिंदूर को एक नया न्यू नॉर्मल जनरेट किया, रिस्पांस जनरेट करने के हिसाब से, तो हमने आधे घंटे में अपने से 8 गुना बड़ी फौज को जो है घुटने टेकने में मजबूर किया था, और फिर दौड़े थे वो ट्रंप की जानिब कि हमें पाकिस्तान से बचाएं और सीज फायर के लिए जाएं। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री फतह थी, जिसमें कि राफेल और सू-30 जैसे जहाज़ों को गिराया गया, उसने पूरी दुनिया में एक नया जो है ट्रेंड सेट किया। और अब मिलिट्री और वॉर कॉलेजेस के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की जो ये जंग रही मई के अंदर, इसको एज ए टेक्स्ट बुक या एज ए केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। तो ना सिर्फ हमने जंगी एतबार से पाकिस्तान की साख जो है उसको मजीद बेहतर किया, बल्कि डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली, जिसमें कि मिलिट्री डिप्लोमेसी शामिल है, हमने पाकिस्तान को जिस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ इशूज चल रहे थे उनके अंदर कलीदी किरदार अदा करते हुए पाया। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गजा में जो फलस्तीन और इसराइल की जंग जारी थी, उसमें कलीदी किरदार दीगर मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर अदा किया, और वहाँ पर एक परपेचुअल पीस की जानिब हमने जो बढ़े हैं उसमें पाकिस्तान ने किरदार रहा। इसी तरह जिस तरह हमने अफगानिस्तान की जो बुरी गवर्नमेंट है जो कि प्रॉक्सी बन के रह गई थी इंडिया की, और टीटीपी, बीएलए और बीआरए के एलिमेंट्स को जिस तरह सपोर्ट करती थी, उसको जो है चेकमेट किया और उन पे इंटरनेशनल प्रेशर डाला कि जिसमें फिर कतर, तुर्की और सऊदी अरब, इसके अलावा चाइना और रशिया उसमें शामिल हैं। तो खासा दबाव की वजह से अब देखें तो खासी जो है दहशतगर्दी कार्रवाइयों में कमी आई है। इसी तरह इंडिया जो
ब्लू आइड रहा है अमेरिकन का खास करके, और वेस्ट का आमतौर पर बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में उसे बुरी तरह एक्सपोज किया, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी हमने मई में पूरी दुनिया के सामने अचीव की थी उसको एक्सप्लॉइट किया गया, और बेहतरीन तरीके से सफारतकारी थी हमारी, उसकी बदौलत आज इंडिया जो है वो लूजर के तौर पर ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में गर्दाना जा रहा है, जबकि पाकिस्तान को विनर पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को अगर सामने रखें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फतह रही है, स्पेशली जो पाकिस्तान की पैराडॉक्सियल काइंड ऑफ सिचुएशन रहती है, जो अल अरबी साहब भी बात करेंगे, कि पाकिस्तान एक फाइन बैलेंस मेंटेन रखता है अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के जरिए बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, जो कि हमेशा शोल्डर अप करते हुए नजर आते हैं, और उनके दरमियान रहते हुए दोनों तरफ में बेहतरीन सफारतकारी से दोस्ती को मजबूत करना, और इसी तरह सऊदीया और ईरान दो के उनके दरमियान रिप्रोचपा हो चुका अब से 2 साल पहले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से और इंतहाई जिम्मेदाराना जो हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी रही है उसके जरिए हमने एक मकाम अचीव किया। तो लिहाजा आज पाकिस्तान को दुनिया इंतहाई रश की निगाह से देख रही है, एक इंतहाई अहम प्लेयर की तरह से देख रही, क्योंकि काउंटर टेररिज्म के हिसाब से जिस तरह पाकिस्तान ने नाम पैदा किया है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर फर्ज वाहिद के ऊपर अगर आप देखें जो तमाम जितने इश्यूज थे और पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी को जिसने इंश्योर की अपनी प्लानिंग, अपनी जो फार साइटेडनेस और विजन की वजह से, उसका अगर मैं कहूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो लिहाजा पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी इसकी तायीद करती हुई नजर आती है, और डोमेस्टिक लेवल पे पूरी कौम अफवाज के साथ है, और इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके डाउन दीगर जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो तमाम उनकी जो है वो तारीफ करते नजर आते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्राउंड्स के अंदर भी पाकिस्तान में खतर ख्वाह जो है अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इवन जो हमारे F-17 है उसको खरीदने के लिए जो है मुआहदा कर रहे हैं। दुरुस्त है सर, मेरा ख्याल है आपके साथ हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया है। राब्ता इस्तवार कीजिए भाई इनके साथ, जब तक मैं अहमद साहब की तरफ जाता हूँ। अहमद साहब, सॉरी फॉर केप्ट यू वेटिंग सर। सवाल स्ट्रेट अवे मैं आपसे करूँगा हुजूर वाला। डोनाल्ड ट्रंप अगर कहा जाए लाइटर नोट्स पे, तो अब तक नरेंद्र मोदी के लिए इस नई मर्तबा एक ससुराली रिश्तेदार साबित हुआ है। हर मर्तबा तंज, हर मर्तबा ताना, हर मर्तबा तशनी, 7 तैयारे गिरा करके हम लोग भी आराम से ठंडे होकर के चिल होकर के बैठ गए, मगर डोनाल्ड ट्रंप है कि हर मर्तबा आईना दिखाने की कोशिश करता है और दिखाई डालता है, और नरेंद्र मोदी को दुनिया में मुंह छुपाने के लिए कोई जगह मुयस्सर नहीं आ रही। सर, मोदी और मोदी के देश पर तबर्रे के लिए किन अल्फाज का इंतखाब करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ब्रिगेड साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सारे डायनामिक्स को कवर किया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के, और मेरे से जो आपने ट्रंप से रिलेटेड सवाल किया है, बेसिकली आप देखें इस वक्त जो पिछले स्पेशली फॉर द पास्ट 2 to 3 years जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं और जो दुनिया के बदलते हालात को देख रहे हैं, उनको ये बात वाज़े तौर पर नजर आ रही थी, पहले भी नजर आ रही थी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो डाउनफॉल का शिकार होगी, क्योंकि दुनिया का जो निज़ाम तब्दीली की तरफ जा रहा है उस बदलते हुए हालात में भारत जो है वो लूजिंग साइड के ऊपर होगा। और फिर आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वही चीजें पनपना शुरू हो गई। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद कनाडा ने नाक से इनकी लकीरें निकलवाई, बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया गवर्नमेंट जो है वो सामने आई, और फिर उसके अलावा जहां जहां भी फॉरेन पॉलिसी में आहिस्ता आहिस्ता इनको नुकसान होना शुरू हो गए। उसी दौरान जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर वाली मिसकैलकुलेशन की, तो वो जो सारा डाउनफॉल था इनका वो मल्टीप्लाई हो गया, और फिर पाकिस्तान ने जो उसका रिस्पांस दिया, उस रिस्पांस ने पाकिस्तान को एक नई हाइट्स ऑफ ग्लोरी पे पहुंचा दिया। इस जंग ने दिस इज द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। और फिर वो जो सारा एक फॉरेन पॉलिसी डिक्लाइन भारत का चल रहा था मार्का हक के बाद, वो जिस तरीके से, और फिर उस लीडरशिप पाकिस्तान की जिस क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी, और फिर जंग लड़ने के बाद जिस क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर बिल्डअप किया फॉरेन पॉलिसी डोमेन में, वो अपने अंदर एक मावल है, वो अपने अंदर एक आप उसको कह सकते हैं कि इट इज समथिंग दैट इज बीइंग टॉट इन द फॉरेन पॉलिसी स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरीके से आप मिलिट्री डिप्लोमेसी से आप अपनी कौम को आगे लेके चलते हैं। तो उसी सारे कॉन्टेक्स्ट में जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक तब्दीली
लेके आए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ये अमेरिका फर्स्टर्स हैं, ये कहते हैं कि हम बाहर की जंगों में शामिल नहीं होंगे और हम अपने अमेरिका का पैसा अमेरिका के अंदर लगाएंगे। और भारत जो पिछले 20 साल से अमेरिका का खून निचोड़ चुका था कि मुझे आप पैसे दें, मुझे फाइनेंसेस दें, मैं चाइना का मुकाबला करूंगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी उस माइंडसेट के खिलाफ थे। और फिर जब मार्का हक हुआ तो बुरी तरह भारत एक्सपोज हो गया कि इसने चाइना का क्या मुकाबला कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से इतनी बुरी तरह जो है इसको मार पड़ी है। और फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उसका जो रिजॉल्व था, क्लैरिटी थी, माइंडसेट था, विजन था, वो अलाइन करता है दुनिया की सेंसिबल कंट्रीज के साथ। दूसरी तरफ आप एक तरफ देखें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, तो दुनिया की हर लीडरशिप जो है वो फील्ड मार्शल को प्रेफर करेगी एज कंपेयर टू नरेंद्र मोदी। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताना जो दे रहे हैं भारत को, और फिर वो सारा उसका सारा बैकग्राउंड है। दुरुस्त है। ब्रिगेडियर साहब, हुजूर वाला ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट मेरे सामने कह रहे हैं दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, खारजा पॉलिसी के असरात सामने आ रहे हैं। सर कुछ फरमाएंगे आप? खारजा पॉलिसी के हिसाब से मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है मुस्लिम उम्मा का, तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इश्यूज के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन रही है, तो जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। और उस सिलसिले के अंदर नाज़रीन माज़रत, दोनों मौजूद मेहमानों के साथ हमारी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। हम बात कर रहे थे दी डिप्लोमेट के हवाले से, वो शायदशुदा रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान को विनर और भारत को लूज़र करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुख्तलिफ एंगल्स का जायज़ा ले रहे थे हम अपने मौजूद मेहमानों के साथ। एक तरफ हमारे साथ थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, जो ज़ाहिर है कि एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, तो उस हवाले से अपनी आरा का इज़हार फरमा रहे थे। दूसरी तरफ अहमद हसन अल अरबी साहब, माहिर बैन अक़वामी ताल्लुकात, बैन अक़वामी उमूर, वो हमारे साथ मौजूद थे। किसी तारुफ के ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल जी सर, सॉरी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैंने कहा जैसे कि पाकिस्तान दुनिया के दीगर इश्यूज के अंदर जिस तरह से हमारी सफारतकारी रही है, स्पेशली जैसे ईरान और सऊदीया के अप्रोचमेंट के अंदर पाकिस्तान ने काफ़ी कलीदी किरदार अख्तियार किया। इसी तरह इसराइल और ईरान के दरमियान जब जंग हो रही थी तो उसमें सफारती महाज के ऊपर अमेरिकन के साथ मिलके और उस टेंशन को हमने ख़त्म किया। इसी तरह से इसराइल और कतर के दरमियान एक जंग छिड़ने लगी थी, वहाँ पर भी अमेरिकन के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि मजीद जो है वो जंग की तरफ हम ना जाएं। इसी तरह गजा को आप ले लें, गजा और फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से एक लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए काम हो रहा है और वहाँ पे हम पीस कीपिंग के लिए वफाज को भेजने का भी सोच रहे हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स हमारी पार्लियामेंट जब इजाज़त देगी तब भेजेंगे। दो के सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे मैं सैटन मीडिया बोलता हूँ, एक वहां पैदा किया गया कि हम शायद प्रो इसराइल कोई अफवाज भेज रहे हैं जो उनकी इंटरेस्ट को देखेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो लिहाजा इस तरह की जो अफवाहें हैं उनके ऊपर कान धरने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से अगर आप अफगानिस्तान के अंदर देखें, ईरान से जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर थ्रू रॉ आ रही थी, उसको रोकने में कलीदी किरदार इख्तियार किया। और इसी तरह जो सबसे बेस्ट चीज जो थी वो पैराडॉक्सल सिचुएशन, जैसे मैंने पहले कहा कि अमेरिकन और चाइनीज के साथ एक इस तरह का बैलेंस रिश्ता कायम करना कि दोनों फ्रीकैन को आपस में भी काम नजदीक लेकर आना और अपने इंटरेस्ट को भी एट द सेम टाइम उसको कोई हिट ना पहुंचाना, इसको इंश्योर किया। और इसके साथ साथ जैसे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान खासी शक शुबहात रहते थे, तो पाकिस्तान ने वहां पे भी कलीदी किरदार इख्तियार किया। और अगर माजी के अंदर देखें, जब 7 अक्टूबर 2023 में जब जंग छिड़ी थी फलस्तीन और इसराइलीज के दरमियान, तो वहां पर भी OIC के अंदर और अरब लीग के अंदर जाके जो पाकिस्तान की सफारतकारी थी, पूरी दुनिया ने उसको सराहा था। तो लिहाजा इन तमाम चीजों का जो वजह है वो हमारी पॉलिटिकल सफारतकारी तो है सो है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है उसमें उसको पूरी दुनिया में एक कदर की इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो हम जहाँ भी जाकर अफवाज बात करते हैं, या हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जब वो कहीं पे जाके बात करते हैं तो फिर वो अपना असर छोड़ते हैं। इसी तरह से आप देखें तो वो कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि व्हाइट हाउस के अंदर किसी चीफ आर्मी स्टाफ को बुलाकर किसी लंच मीटिंग के अंदर जो है वो की गई हो, लेकिन उनके विजन को देखते हुए, उनके जो है फार साइटेडनेस को देखते हुए, तमाम इश्यूज को समझते हुए, साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव में प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वहां पे इनवाइट किया
और अब शब दोबारा मुलाकात होने जा रही है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों के हिसाब से देखा जाए तो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने इक्वल किरदार अदा किया कि जैसे हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कोर है हमारी, जैसे वो काम कर रही है, उसको सब्सटेंशिएट कर रही है हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए जो डिप्लोमेट ने अपने उसमें आर्टिकल के अंदर जो लिखा है, मैं समझता हूँ कि वो काबिल सताइश है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को सराहती हुई पाई जा रही है। दुरुस्त है सर। अहमद साहब, सर ब्रिगेडियर साहब ने अपनी गुफ्तगू में दो अहम उमूर की जानिब तवज्जो दिलाई। ऑल्दो के एक मामले पर हुकूमत जो है वो वजाहतें देती नहीं थक रही, वो मामला था फ़ौज जो है वो गज़ा भिजवाने के हवाले से। गो कि हुकूमत ने इस हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं शेयर किया है, लेकिन जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हम शायद ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इस सोच का महवर इसराइल नहीं है, ये प्रो इसराइल कोई हरकत नहीं होने वाली और इसकी तौसीक़ सिर्फ जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी तब तक ऐसा नहीं होगा। जबकि अभी तक हुकूमत ने इस हवाले से किसी भी क्लैरिटी का मुजाहरा नहीं किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको नेकी दे कि ये इंडिया वाली जो मामला है कि सोशल मीडिया पे ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी हमें जो है खुदा न खास्ता हम किसी के हाथों इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हैं। हुजूर वाला, इस हवाले से मैं चाह रहा था कि अगर आप अपनी सोच का इज़हार फरमाएं। देखें, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें थोड़ा सा हमें लॉजिकली चीजों को देखने की जरूरत है। हमारा यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा होता है कि सच जो है वो कहीं बहुत पीछे छुप जाता है। ऐसे ही है। आप ये जो प्लान है, ये जो गाजा पीस प्लान है, जिसका एक हिस्सा है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये अमेरिका ने प्रेजेंट किया है। अमेरिका ने प्रेजेंट करने के बाद ये जब एग्जीक्यूशन होगी ना इस प्लान की फाइनल स्टेज के ऊपर, तो फिर पता चलेगा कि आईएसएफ का क्या मैंडेट है, ये किस लिए वहां पे जा रही है, इसने क्या करना है। वो सारी बहस जो आज हमारे सोशल मीडिया पे चल रही है वो एग्जीक्यूशन फेज की है। ये प्लान अभी कहां पे खड़ा है? एग्जीक्यूशन फेज से पहले होता है डिसीजन फेज, डिसीजन फेज से पहले होता है प्री डिसीजन फेज, प्री डिसीजन फेज से पहले होता है कंसल्टेंसी फेज, कंसल्टेंसी फेज से होता है पहले एक्सप्लोरेटरी फेज। ये फेज अभी एक्सप्लोरेटरी फेज, ये जो प्लान है एक्सप्लोरेटरी फेज पे खड़ा हुआ है, जिसको अभी मार्को रूबियो ने भी एक्नॉलेज किया कि हमारे पास वो चीजें ही नहीं है जो हम सारे स्टेक होल्डर्स के सामने रखें कंसल्टेंसी के लिए। लेकिन सर फिर उन बयानात का क्या किया जाए जो पाकिस्तान के मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली अहम तरीन हस्तियों ने, यानी मुफ्ती मुनीब, मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, उन तीनों ने इस हवाले से ये बात ऑलरेडी कर भी दी है। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये भी कहा है कि हम इस तरह के किसी भी मंसूबे की मुखालफत करेंगे। देखिए, वही तो मैं बात आपसे कह रहा हूं ना, हमारे यहाँ पे अभी वो प्लान जब मार्को रूबियो ने कहा है कि अभी हमने बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ना पाकिस्तान को बताई हैं ना बाकी स्टेक होल्डर्स को बताई हैं, ना ऑपरेशनल जो फोर्स है ये, इसका ऑपरेशनल मैकेनिज्म डिसाइड नहीं हुआ, इसका फ्रेमवर्क अभी डिसाइड नहीं हुआ, इसका मैंडेट अभी डिसाइड नहीं हुआ। और हमें ये भी नहीं, जो बातें सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि हमास को डिसार्म किया जाएगा। अगर आप अमेरिका की भी बात करें, जो उन्होंने गाजा के पीस प्लान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखे डी मिलिटराइजेशन ऑफ गाजा, क्या ये कोई ऑपरेशनल प्लान है? नहीं, ये उनकी एक विश है, एक पॉलिटिकल सोच है, ख्वाहिश है, जो कि इसराइल की पिछले 20 साल से। तो हम हर एक्टर जो है, हर प्लेयर हर ख्वाहिश के साथ, हर पॉलिटिकल विल के साथ तो अग्री नहीं करेगा। आमतौर पे ये जो बड़े प्लान्स होते हैं, ये अपने शुरू से लेकर जब एग्जीक्यूशन तक जाते हैं 80% चीजें इसमें से चेंज हो चुकी होती हैं। सो पाकिस्तान का एक स्टैंस क्लियर है कि हम किसी भी ऐसे फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बन सकते जिससे, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर यह कहा कि जो हमास को डीमिलिटराइज करे, और जो स्टेबलाइजेशन लफ्ज है, स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये स्टेबलाइजेशन फोर्स का कभी मैंडेट रहा ही नहीं कि उसने काइनेटिक ऑपरेशंस करने हैं या उसने काइनेटिक डीमिलिटराइजेशन करनी है, और ये कर भी नहीं सकते। लिहाजा हमें थोड़ा सा, ये टिपिकल एग्जांपल है कि किस तरीके से जो प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन होती है, ये इंतहाई पढ़े लिखे लोगों को भी जो है मजबूर कर देती है कि वो इसका विक्टिम बन जाए। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ये विक्टिमाइज किया जा रहा है, इसकी किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। एक तो ये जो गाजा का पीस प्लान है, ये एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर, ये किसी भी तरीके से डीमिलिटराइज या डी वेपनाइज नहीं कर सकता हमास को। अगर ये करते भी हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं बनेगा। तो लिहाजा इस वजह से ये सारा प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक इमीडिएट कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अहमद अवैस साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अजहद इनायत आपकी कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद भी हमसे गुफ्तगू करना गवारा किया। सर आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है, पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर विनर डिक्लेयर कर दिया गया है, इंडिया को बाकायदा लूज़र जो है वो घोषित हिंदी में कहते हैं कर दिया गया है, और ऐसा करने वाली क़ुव्वत है द डिप्लोमेट। सर अब इस पर ज़र सहाफ़त का इल्ज़ाम मत लगा दिएगा प्लीज़, लेकिन इस एक कारनामे से आप क्या समझते हैं हुजूर वाला, हकीकी आज़ादी का ख्वाब, उसकी उखरवी मंजिल कुछ और दूर नहीं हो गई? सर किसकी हकीकी आज़ादी का? सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये आ रही है। मैंने कहा किसकी हकीकी आज़ादी की बात की आपने? सर ये हकीकी आज़ादी जो हमारे यहाँ लेने की कोशिश हो रही है, मैं कह रहा हूँ इसकी हकीकी आज़ादी की मंजिल कुछ दूर नहीं हो गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अंकल अमेरिका, अंकल सैम तो हमसे राजी है। मेरी बात सुनिए, क्या उनकी हमने अपने मुल्क के मामलात जो हैं उनकी चश्मे अबरू को देख के हमने ये फैसला करने के राजी हैं तो हम राजी हैं, वो नहीं राजी हैं तो हम नाराज हैं? ऐसा तो नहीं है ना। सही सही, हमने अपने फैसले आप करने हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी है और पाकिस्तान को इंटरनेशनली बड़ी उसमें जो है रिकॉग्निशन मिली है, बहुत तारीफ की गई है जी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि लाइसेंस मिल गया है कि पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान के आयन को भी खत्म कर दें, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को भी खत्म कर दें और अदलिया की आज़ादी भी खत्म कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन का होलिया बिगाड़ दें और लोगों को साल हर साल जेलों में बंद रखें। क्या ये लाइसेंस मिल गया? सर बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन सर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी तो मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी आंख में मोतिया तो या काला पानी तो नहीं है, वो भी तो देख रहा होगा ये सारी चीजें, और वो सब देखने के बाद आपके ख्याल में जो माजी में रहा है पाकिस्तान के साथ रवैया, सर क्या वो हमारा हाथ नहीं रोक सकता था अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कुछ होता? वो देखिए वो एक मसला हो रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने इंटरनली देखना यह है कि हमारे अंदर मुल्क का निज़ाम जो है वो चलाने के लिए जो आइन बनाया गया था और जो इस वक्त का आइन अमेंडमेंट के बाद सामने है, क्या इस बुनियाद पर ये मुल्क का निज़ाम चल सकता है? या कभी किसी दुनिया के ऐसा मुल्क आप दिखा दें कि जहाँ पे बगैर अदलिया का निज़ाम चला हो? कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जहाँ पे फंडामेंटल राइट को अपने खत्म कर दिए हो और मुल्क का निज़ाम चलता हो? कोई मुल्क बता दें कि जहाँ पे डेमोक्रेसी की जगह फॉसिज्म आ जाए या डिस्पोटिज्म आ जाए और कहें कि बड़ा अच्छा निजाम है? ये सारी बातों को मद्देनजर रख के बात करनी चाहिए हमें। दुरुस्त, हमें जहां बाहर अच्छा कर रहे हैं हमें अंदर भी अच्छा करना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैं समझ गया आपकी बात, और इंतहाई जरूरी है और उसका तरीका डायलॉग है। बातचीत करें, माजी को बुलाएं, जितना माजी को पुरे देंगे, माजी के तरफ जाके कोई बात हम जो है अपने आप को स्टिक करेंगे तो फिर तो बहुत सारी बातें ऐसी निकलेंगी दोनों तरफ, कोई हम एक दूसरे के करीबी कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल, मैं भी इसी ख्याल का हामी हूं कि बात होनी चाहिए। तो फिर जाइए ना सर, बात कीजिए। हुकूमत तो कई मरतबा कह चुकी है, कल बल्कि एक जगह कहा भी जा रहा था कि वजीर आजम ने 7 मरतबा मुज़ाकरात के लिए कहा है, लेकिन सामने से कह दिया जाता है। बल्कि कल अलीमा खान साहिबा ने तो ये कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो हम में से नहीं है, वो इमरान खान का फ़ैन नहीं है, उनका फॉलोअर नहीं है, उनका अकीदतमंद नहीं है, उनका मुतक़िद नहीं है। सर मुज़ाकरात कैसे होंगे? आपके आधे लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, आधे कह रहे हैं इनकलाब लाओ। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। पहली बात यह है कि अलीमा खान जो है वो उनकी बहन है, बहन के एक पैशन, जज्बात, सेंटिमेंट्स से भाई के साथ होते हैं और भाई जेल में है, तकलीफ में है, तो वो एक अपनी जगह है। लेकिन पार्टी की ना तो वो कोई ओहदेदार हैं, ना वो स्पोक्समैन है पार्टी, स्पोक्स पर्सन है पार्टी की। इसलिए वो उनका कहना उनके अपने जज्बात हैं, उनका अपना एक नुक्ता नजर है। लेकिन सर उसके रिपरकशंस भी तो होंगे ना? नहीं, देखिए ना, मैं आपको इसलिए अर्ज करता हूँ कि बात यह है कि अगर हुकूमत भी पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के बात करे और जो तरीकेकार है ना डिप्लोमेसी के अंदर और सियासी अंदाज का ऑफर करने का,
क्योंकि हुकूमत को मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है, हुकूमत के पास ताकत होती है, जैसे कैसे भी बन गई हुकूमत, तो इसलिए उसके मुताबिक चलें। और उसकी मिसाल मैंने कई दफा दी है, आपको भी दे रहा हूं कि भुट्टो साहब के जब खिलाफ बड़े शदीद हंगामे हुए थे और उसकी बुनियाद भी इलेक्शन रिगिंग थी, तो भुट्टो साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान POR बनाई और फिर बाज़ाब्ता ऑफर की उनको मुज़ाकरात के लिए कि आओ बैठो में हमारे साथ, और मुज़ाकरात शुरू हो गए थे। ये तरीका नहीं है कि आप इधर उधर बातें कभी किसी प्रेस के सामने, मीडिया के सामने कर दी, को पार्लियामेंट में स्पीच कर दी और कह दिया जी कि हम तैयार हैं। ये शहबाज शरीफ को अगर ये तरीकेकार नहीं आते हैं तो फिर ओहदा छोड़ दें। सर मस्ट नो द ट्रिक ऑफ द ट्रेड। सर इतनी मामूली सी बात पे आज तक पाकिस्तान में किसी वजीर आजम ने स्टेप डाउन किया है? आपकी नॉलेज में ऐसा कोई वाकया है? तो ये पहल ये होता है दुनिया में, हर चीज हर बात की कोई ना कोई पहल करने वाला होता है कि नहीं, ये कर दें। सर वैसे खैर आपने कहा है तो सुननी पड़ेगी, लेकिन सर ऐसा मतलब अगर मैं भी होता तो मतलब मुश्किल ही से करता। बात मेरा कहने का मकसद ये है, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये प्रॉपर तरीके से ऑफर करेंगे तो बातचीत शुरू हो सकती है। इस तरह नहीं होता कि आप राइट लेफ्ट इधर उधर बात कर दी, कोई हमने तो ऑफर कर दी। आप बाकायदा तौर पर उनको ऑफर करें, POR बनाएं कि ये हमारा तरीकेकार होगा, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बातचीत होगी, आप अपने मुतालबात ले आए, हम अपने मुतालबात हमारे होंगे, हम कहीं ना कहीं कंसेंसस बन जाएगा तो बातचीत हो जाएगी, नहीं बनेगा तो नाकाम हो जाएगी। सर लेकिन आपका तो मुतालबा नंबर 1 ही इमरान खान साहब की आजादी था पहले, यहाँ तो हुकूमत बात ही नहीं कर रही है। नहीं, कहीं ये आजादी के बात ऐसे नहीं हो उन्होंने की। जब कुछ नहीं हो रहा होता तो जरूर कहेंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ वह गैर कानूनी तरीके से हुआ, कोई उसमें कोई प्रोसीजर अडॉप्ट तो हुआ ही नहीं है। जो कुछ वह अदालतें जब नकारा हो गई, उनके अख्तियारात तलब कर लिए गए और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक रूल ऑफ लॉ गायब हो गया, आजादी अदलिया की गायब हो गई, तो फिर बाकी रह क्या गया? उसमें हम क्या कहेंगे? देखना तो ये है ना कि ये सर अदलिया, आपने अदलिया की जानिब बड़ा खूबसूरत बात की। मैं सोच रहा था आपसे एक सवाल पूछ लूं, माशाल्लाह आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान की, आप पूछिए जरूर पूछें, मुअज़्ज़ज़ अदलिया से आपका ताल्लुक है। सर आपने कहा अदलिया की आज़ादी सल्ब कर ली गई है, मुतासिर हो गई है। बहैसियत एक स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, मैं ये जानना चाहूँगा हुजूर वाला, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के मज़ाहिर अगर आप मुझे 2-4 बताएं तो मेरी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा होगा। सर क्या ये एक मुजाहरा उस वक्त इस्लामाबाद में जो नज़र आया था हमें, गुड टू सी यू करके, उस वक्त अदलिया आज़ाद थी, आप बिल्कुल उसको फंक्शनल मानते हैं, या किसी और मौके पे भी आपको समझ में आई थी अदलिया आज़ाद रही है? मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आज़ाद थी। अभी उसका मैं आपको मिसाल दे दूंगा, उसका आप जवाब जरूर दीजिएगा। सर पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ने, इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था और उसको गिरफ्तार करके, और जब एस्टेब्लिशमेंट वाले ले गए थे और उसका जिस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, वो जुर्म जो था वो सिविल लॉ के तहत था, किसी फौजदारी कानून के, किसी मिलिट्री एक्ट का वॉयलेशन में तो नहीं था, ना फौजदारी किसी मुकदमे में मुलविस थे वो। तो उनको गिरफ्तार जो है वो सिविल अदालत के लिए केस के लिए पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, और वो गलत तरीके से उनको ले गए थे, और जिस तरीके से वो सारा मामला हुआ था, तो उन्होंने अगर ये कह दिया कि गुड टू सी यू, अब आगे सुनिए, वही वो थे चीफ जस्टिस कि जब इमरान खान ने वहां पे ऐलान कर दिया था कि जी असम्बलियां मैं डिसॉल्व कर रहा हूं और नए इलेक्शन होंगे, और वो जो ड्रॉप कर दिया था रेजोल्यूशन जो था नो कॉन्फिडेंस का, तो 5 रुकनी बेंच जो है इसी चीफ जस्टिस ने बनाया था, और 5 रुकनी बेंच ने डे टू डे हियरिंग की थी, और इसी चीफ जस्टिस के इसी 5 रुकनी बेंच ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके हुकूमत जो है शहबाज शरीफ के हवाले की। आप कैसे कहने का अदलिया आजाद नहीं थी? नहीं मैं तो मेरी तो क्या मजाल, मैं कैसे कहूंगा, मेरे पास तो वकील के पैसे भी नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आजादी के मजाहिर जरा मुझे बता दीजिए, आपने वही बताया मुझे। बिल्कुल मैं आप ही का बता रहा हूँ। देखिए ना कि ये आजादी का इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? एक हुकूमत को अपने सामने खड़े हुकूमत गिराई गई कि नहीं गिराई गई?
सही। अगर ये कहें कि ये इमरान खान का बड़ा उस वक्त गठजोड़ था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो यानी कि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गिराई गई, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गिराया गया और अदलिया के थ्रू गिराया गया। उन्होंने अपना प्रेरोगेटिव पे इस्तेमाल किया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो फिर ये उन्होंने पीटीआई कहा कि वाले सर, आप ये- आपके कुछ जूनियर्स, सीनियर तो नहीं कह सकता मैं, आप माशाल्लाह काफी सीनियर हैं, आपके ये जूनियर्स फिर ये क्यों कहते हैं कि हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, जबकि आप जैसा माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल आदमी, आप जैसा मुअज़्ज़िज़ आदमी ये जानता है और बता भी रहे नेशनल टेलीविजन पे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव था? वो ये नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल मूव थी, लेकिन उसमें जो रोल एस्टेब्लिशमेंट ने प्ले किया था वो तो छुपा हुआ नहीं है ना किसी से। कमर बाजवा साहब की कौन कौन सी बात छुपी हुई है, सामने आती नहीं है सारी बातें, और इसलिए वो ये कहा जाता है। लेकिन बात क्वेश्चन ये है, ये एक स्टोरी ऑफ पास्ट है। सवाल यह है कि आगे बढ़ने के लिए हमें कोई पॉजिटिव स्टेप लेने होंगे। बिल्कुल ठीक। तब मामला हल होंगे कि अल्लाह ने इंसान के अंदर जो एक काबिलियत पैदा की है माजी को भुला देने की। सही। इसलिए कि अगर माजी को हम नहीं भुलाएंगे तो हम अगला स्टेप आगे की स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले सकेंगे कभी भी। दुरुस्त है। और वो यहाँ पे यही प्रॉब्लम बनी हुई है। यहाँ पे आते हैं हम पिछली बातों उठते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी हम तैयार हैं, साथ ही कह देंगे तो जी 9 मई के वाकये की माफी मांगे पहले, या तारा साहब उसके कह देंगे जी माफी मांगे पहले। जब इस किस्म की बातें होंगी तो बातचीत खाक होगी। सर माफी तो आदमी मोहब्बत में भी मांग लेता है, अगर मैंने आपकी बात काटी है तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है? माफी में क्या हो गया? कोई बुरी बात नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो इसलिए कहा है कि अगर माफियों के ऊपर बात खत्म करनी तो बड़ा अच्छा तरीका है कि हम पीटीआई जो है वो 9 मई के वाकये के ऊपर माफी मांग ले और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पब्लिकली आकर टेलीविजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की माफी मांग ले। वो बहुत बड़ा हमला था पाकिस्तान की तारीख का। जी जी जी। उसके नजदीक कोर कमांडर हाउस का हमला जो है कोई अहमियत नहीं रखता। वो अदलिया का एक निजाम है, इंस्टीट्यूशन है। वो जजेस को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी थी। जी जी मुझे याद है सर, मुझे याद है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी मेहमान आते हैं वो तो कहते हैं कि बाकायदा अदलिया ने इसके ऊपर कमेटी बनाई थी और वो रिपोर्ट फाइंडिंग आई थी कि जी इट हैज नथिंग टू डू विद PMLN। तो फिर वो सब फरेब है। कहने की बात कह रहे हैं, वो फैसले पढ़ ले, सही अदालत का फैसला। ये तो बातें कहने की है ना, जैसे नवाज शरीफ साहब कह देते हैं कि जी मैंने तो कोई गलत काम ही नहीं किया था, मुझे क्यों निकाला। उसकी वो पूरी जजमेंट तो पड़े 5 जजेस की, एक प्रॉपर्टी और डिटेल दी हुई है उसके अंदर, एक डॉक्यूमेंट एविडेंस दी हुई है उसके ऊपर, और वो एविडेंस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने प्रोवाइड की हुई है और रिकॉर्ड के ऊपर आप देख ले। सही है सर। मैं इख्तिसार के साथ आपसे बस वन लाइनर ये सुनना चाहता हूं, हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे कि पाकिस्तान की ये जो एक फतह इसे आप कहें अक़वाम आलम में द डिप्लोमेट का ये जो मजमून है जिसमें पाकिस्तान को विनर और भारत को लूजर बताया गया है, आप वैसे एक पाकिस्तानी इससे खुश हैं? बिल्कुल, मैं इसकी फेवर में क्यों नहीं। पाकिस्तान की फतह जो है कौम की फतह है, कौम को बड़ा नाज है। दुरुस्त हो गया कौम सर। अपने जो अस्करी कुव्वत के ऊपर और आर्मी चीफ के ऊपर हीरो समझती है इस काम के लिए। ये ना ये तो पूरी कौम के ये फौज जो है, मैं तो इसको आप इस एंगल से भी देखें कि कौम ने इस गुर्बत के बावजूद इंडिया को मुकाबले के लिए इतनी मजबूत और ताकतवर फौज तैयार करवाई, उसको वेल इक्विप्ड किया और उसके अंदर वो जज्बा पैदा किया। ये तो इस कौम का फख्र है। दुरुस्त है सर, क्या बात है। बड़ा दो टोक जवाब आपने दिया, दिल खुश हो गया सुन करके। नाज़रीन, ये थे एडवोकेट अहमद अवैस साहब। सर आपसे बात करके अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको ज़हमत कलाम दोबारा देंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है कि इमीडिएट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। द डिप्लोमेट ने जो कुछ लिखा वो तो एक अपनी जगह फ़तह है ही, लेकिन मेरी भी ये फ़तह है कि आज मैंने PTI के एक रहनुमा से बाकायदा एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट ले लिया। मेरा ख्याल है मेरे इस मुजाहिदाना किरदार पे आप जो है वो ज़रूर सताइश फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।